जिम्बाब्वे के अंदर चल रही टी20 ट्राई नेशन की सीरीज का ये पांचवा मैच जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में एक बार फिर से हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे के उसी मैदान पर 22 जुलाई को शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि पांचवा मैच है, तो इसका मतलब है कि 4 टी20 मैचेस ऑलरेडी इसी सीरीज में खेले जा चुके हैं। और उन चारों टी20 मैचेस में जाकर के अगर आप देखें तो रिजल्ट ओवरऑल जो निकल करके आया वो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम है उसमें से 3 बार मैचेस जीती हैं। लेकिन एक्चुअली जो पिच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वहां पर ऐसा आज के इस मैच में होता दिखाई पड़े ये काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो तीनों मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने जीते हैं ना, उसमें हारने वाली जो टीम रही वो एक कॉमन टीम है, वो रही है जिम्बाब्वे की टीम। जहां पर जिम्बाब्वे की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच 141 रन बना करके हारी थी 5 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद जो दूसरा मैच यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम ने खेला केवल 120 रन बना पाई, तो न्यूजीलैंड की टीम ने उस स्कोर को चेज करके 8 विकेट से मैच को जीत गई। और उसके बाद जो लास्ट वाला मैच यहाँ पर खेला गया जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का, वहां पर जिम्बाब्वे की टीम ने एक बार फिर से केवल 144 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने उस स्कोर को चेज करके 7 विकेट के बड़े अंतर से मैच को जीत लिया। तो एक्चुअली जो रिजल्ट्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, जहां पर दिखाई पड़ता है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस यहाँ पर जीत रही हैं। हालांकि उसमें एक और रीजन भी है कि यहाँ पर जैसे आखिरी मैच को ही अगर आप देखें ना, तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत करके जिम्बाब्वे को पहले यहाँ पर बुलाया भी था बैटिंग करने के लिए, यानी कि साउथ अफ्रीका ने ऑप्ट किया था पहले फील्डिंग करने के लिए। इवन ना सिर्फ इस मैच में बल्कि न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे वाले मैच में भी और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का भी जो पहला मैच हुआ था उसमें भी लगभग सभी मैचेस में कम से कम इन दोनों मैचेस में तो फील्डिंग करने के लिए जिम्बाब्वे को बुलाया, यानी कि आकर के बैटिंग करो ये बोला गया सामने वाली टीमों की तरफ से। लेकिन जो एक मैच यहाँ पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का हुआ था इसमें अलग चीज देखने को मिली, चूंकि पिच ही ऐसी है यहाँ पर केवल जिम्बाब्वे की टीम एक ऐसी टीम है जो यहाँ पर सेकंड बॉलिंग करते हुए भी मैचेस को हार सकती है। क्योंकि इस वाले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग करी थी, फिर 173 का स्कोर खड़ा किया। हालांकि काफी बड़ा कोलैप्स इनका हुआ था बीच में, लेकिन उसके बाद टीम रॉबिन्सन ने और उसके बाद बेवन जैकब्स ने कमाल की पारियां खेल करके 173 तक अपनी टीम को पहुंचाया। इनके पावर प्ले में ही 34 के स्कोर पर 3 विकेट गिर गई थी। और उसके बाद जब साउथ अफ्रीकन टीम खेलने उतरी तो उससे स्कोर वो चेंज हुआ नहीं। और अभी तक के जो सारे मैचेस चारों खेले गए हैं इस सीरीज के अंदर, उससे एक चीज क्लियर कट पता चल रहा है कि 150 के अराउंड का स्कोर तो यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप स्कोर गया 160, 170, 180, तो निश्चित तौर पर उसको चेंज कर पाना इस पिच पर, जहां पर ड्राई पिचेस मिलती हैं, पूरी तरह से हार्ड होती हैं और दोपहर को 1 बजे मैच खेला जाता है और क्रैक्स भी अब पिच पे बनने शुरू हो चुके हैं, तो सेकंड इनिंग में उस बड़े स्कोर को चेज करना, इवन मैं तो आप कहूंगा 150 का स्कोर भी चेज करना शायद उतना आसान हो नहीं। बाकी एक और चीज जो कॉमन देखने को मिली है ना, वो रहा है पावर प्ले की कंडीशन। चाहे पहली इनिंग की पावर प्ले की बॉलिंग हो और चाहे सेकंड इनिंग की पावर प्ले की बॉलिंग हो, चाहे कोई भी टीम बैटिंग करते दिखाई पड़ी हो, या तो उनसे रन काफी कम बने हैं, जो कि इस मैच में आप देखेंगे 39 और 43 रन बने। बाकी सभी मैचेस में देखेंगे ना तो जम के विकेट यहाँ पर पावर प्ले के दौरान गिरी है। तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर हेल्प है और साथ ही साथ मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में स्पिनर्स भी यहाँ पर गेम में आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर आपको जाना है। बाकी देखेंगे तो स्पिन को 12 और पेस को 30 विकेटें मिली हैं, जिसको इनिंग के हिसाब से भी चीजें यहाँ पर देख करके आप समझ सकते हैं। लेकिन असली पिच रिपोर्ट आपको इसी मैच को देख करके समझ में आएगा, जिसमें एक चीज क्लियर आपको मैंने जो करनी थी कि पावर प्ले में क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होता दिखाई पड़ेगा, सेकंड इनिंग में कौन सी टीम यहाँ पर जीत सकती है उस मैच को या हार सकती है, वो सभी चीजें इस पिच रिपोर्ट में समझने के बाद एक और चीज जो देखनी इंपॉर्टेंट होगी वो ये कि जो पिच आज के इस मैच के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी उस पर कितने और मैचेस हो चुके हैं, क्रैक्स कितने ज्यादा हैं, तो वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पिक्चर्स के साथ। और बाकी अपनी फाइनल टीम जो स्मॉल लीग की बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, तो जाकर के उसको ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक्स को क्लिक करके और एक्टिव रहिए। क्योंकि अगर आप देखें आज के इस मैच की जो प्लेइंग 11 खेलते दिखाई पड़ती है न्यूजीलैंड की तरफ से, और पता नहीं क्यों इन्होंने पिछले वाले मैच में टिम रॉबिन्सन को खिलाया नहीं। हालांकि इनकी तरफ से आपको यह भी बता दूं कि ग्लेन फिलिप्स तो पहले से ही सीरीज से बाहर हो चुके थे, उसके बाद इन्होंने जो कुछ रिप्लेसमेंट्स बुला रखे थे वो भी अब वापस जा चुके हैं, जैसे मिचेल हे थे और जिमी नीशम थे, वो भी अपने कंट्री वापस जा चुके हैं। तो फिलहाल जो अभी स्क्वाड इनका बचा हुआ है ना, बेंच पर आपको ये 4 प्लेयर दिखाई पड़ेंगे, जहां पर ईस्ट सोडी भी एक मैच खेल चुके हैं, टिम रॉबिन्सन भी एक मैच खेल चुके हैं, जैकरी फोक्स और विल ओरूर के बेंच पर है। बाकी पिछले मैच का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि टिम रॉबिन्सन भी आ जाए या हो सकता है कि ये खिला ले बाकी प्लेयर्स को भी, क्योंकि फाइनल में इस सीरीज की पहुंच चुकी है टीम, अपने दोनों मैच अभी तक के जीत चुकी है। और बाकी इनके बॉलर्स
वो किस-किस ओवर में आकर के बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर एक बात तो क्लियर है, मैट हेनरी खेलेंगे तो 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करेंगे। जैकब डफी खेलेंगे तो 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करेंगे। ये भी मिलने भी अगर साथ में खेलते दिखाई पड़े तो ये 1 से 2 ओवर पावर प्ले के और बाकी 1 ओवर मिडिल में, 1 ओवर आकर के कहीं पर डेथ में कर देंगे। और बाकी सेंटनर आपको ज्यादातर मिडिल ओवर्स में, माइकल ब्रेसवेल भी मिडिल ओवर्स में और सचिन रविंद्र भी आपको मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से बॉलिंग यहाँ पर होती दिखाई पड़ी है। हालांकि उसमें किस इनिंग की बॉलिंग है वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। बाकी करियर अगर आप देखना चाहें, करियर स्टैट्स, तो वो भी देख सकते हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि बेवन जैकब्स इस सीरीज के पहले कोई इंटरनेशनल टी20 मैच नहीं खेले थे अपनी टीम के लिए। केवल 20 डोमेस्टिक टी20 मैच में 32 के एवरेज के साथ यहां पर पहुंचे थे और पहले ही मैच में 44 रन की शानदार पारी खेल दी। और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ना, वो इस सीरीज के पहले के हैं। न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज में ऑलरेडी 2 मैचेस खेल चुकी है और उन दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस क्या निकल करके आई है वो अब आपको दिखाई पड़ेगा। जाके डेवॉन कॉन में पहले मैच में तो चले नहीं, सेकंड मैच में शानदार 59 रन की पारी खेल दी। टीम साइफर्ट अभी तक दोनों मैच में नहीं चले हैं। सचिन रविंद्र ने आते ही पहले मैच में 30 रन बनाए, 1 विकेट लिया और उसके पहले मेजर लीग क्रिकेट में भी शानदार फॉर्म में चल रहे थे, ना सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि बॉलिंग से भी विकेटें निकाल करके दे रहे थे। और इवन डेरिल मिचेल जो पहले मैच में ये भी नहीं चले, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन पिछले मैच में 26 नाबाद की एक अच्छी पारी खेली। बाकी मार्क चैपमैन की तो बैटिंग आई नहीं, बेवन जैकब्स की भी बैटिंग पिछले मैच में आई नहीं। हालांकि इन्होंने पहले मैच में ही 44 नाबाद की शानदार पारी खेल करके लग रहा था कि इनकी टीम कोलैप्स कर जाएगी, वहां से बचाया था टिम रॉबिन्सन के साथ मिलकर के, जिन्होंने 75 नाबाद की शानदार पारी इसी साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ खेला था। और ये जो 44 नाबाद की पारी बेवन जैकब्स की है, ये भी साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ थी। तो उस मैच में इन दोनों ने कमाल की बैटिंग करी थी। तो जो भी टीम में खेलेगा उसमें से टिम रॉबिन्सन तो खेलेंगे तो टॉप ऑर्डर में ही आएंगे, तो निश्चित तौर पर एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। बेवन जैकब्स स्मॉल लीग के लिए उतने बेहतर ऑप्शन बनते नहीं। बाकी माइकल ब्रेसवेल ने 1 विकेट लिया और पूरे 4 ओवर करे, ये चीज आपने पीछे भी देखी भी, ये भी एक शानदार ऑप्शन बने रहेंगे। सेंटनर जिस तरीके के बॉलर है, भले ही अभी तक 2 मैच में 2 ही विकेटें हैं, हालांकि उसके पहले बहुत कमाल के फॉर्म में थे आईपीएल के अंदर, इनको भी आपको मिस करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है। बाकी मिलने पहला मैच जो इन्होंने खेला 1 विकेट लिया, उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन मैट हेनरी इनसे ज्यादा बेटर साबित हुए अभी तक के 2 मैच में 6 विकेट लेकर के। जेकब डफी जिन्होंने पहले मैच में तो 3 विकेट लिया, लेकिन सेकंड मैच में विकेट लिया नहीं। और साथ ही साथ ईस्ट सोढ़ी जिन्होंने पहला मैच खेला था जिसमें 2 विकेटें चटकाई थी इन्होंने, वो भी साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ, तो वो भी काफी एक अच्छे टॉप परफॉर्मर टिम रॉबिन्सन के ही तरह रहे थे उस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो खेला गया था। बाकी जैकरी फुक्स और विल ओरूर्क को अभी तक मौका मिला है नहीं, हालांकि ये दोनों भी काफी बढ़िया फॉर्म में हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकल करके अभी तक आई है, उसमें जो प्लेयर हैं जिनको अपनी टीम में आप लेकर के जाएंगे परफॉर्मेंस की बेसिस पर ना, तो निश्चित तौर पर जो टिक मार्क वाले प्लेयर दिखाई पड़े, जैसे एक तो डेवन कॉनवे हो गए, जैसे एक सचिन रविंद्र हो गए, बाकी माइकल ब्रेसवेल हो गए, सेंटनर हो गए, मैट हेनरी हो गए, ये सारे प्लेयर जो पांचों हैं ये सीधे टीम में हमारे आते हैं स्मॉल लीग की टीम, इनको आपको ड्रॉप कतई करना है नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर आपके पास ऑप्शंस और भी हैं, जैसे एक तो टिम साइफर्ट है या डेरिल मिचेल है, दोनों में से कोई भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, तो किसको ट्राई करें। साथ ही साथ ये जो बाकी दोनों प्लेयर है वो तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो उतने बेहतर बनते नहीं, लेकिन बॉलिंग ऑप्शन में अगर आप आकर के देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, एक है एडम मिलने का, एक है जेकब डफी का। दोनों को लेकर के जाएं या किसी एक को लेकर के जाएं, ये भी कंफ्यूजन बनता है। बाकी ईस्ट सोढ़ी है और टिम रॉबिन्सन ने, जो कि पिछले मैच में बेंच पर बैठे थे, लेकिन पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल की परफॉर्मेंस करके गए थे, तो निश्चित तौर पर इनके बारे में तो अभी उतना सोचना है नहीं। प्लेइंग इलेवन में आएंगे तो किसी न किसी की जगह पर आएंगे, उसकी जगह पर जो चीज अभी हम यहाँ पर 4 प्लेयरों को लेकर के डिसाइड करने वाले हैं, टीम साइफर्ट, डेरिल मिचेल और साथ ही साथ ये दोनों बॉलर के बीच में, उसमें निश्चित तौर पर ये लोग एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन वो 5 प्लेयर जो आपको मैंने बताया ना, वो पक्के तौर पर हैं। छठा सातवां प्लेयर इधर से टीम में लेकर के जाना है तो इन चारों में से कोई एक या 2 आप लेके जा सकते हैं, लेकिन किसको लेकर के जा सकते हैं वही समझने के लिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। और ये डिसीजन ना पूरे वीडियो को देख करके समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स किस तरीके की बैटिंग पर, बॉलिंग पर कमजोर पड़ते हैं, तो वो भी चीज आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा चीजें। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो इससे कुछ खास हेल्प आपको मिलने वाली है नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो है ना, वो आपस में टी20 मैचेस बहुत कम खेली हैं। आखिरी बार 2016-17 में खेली थी, उसके बाद इस ट्राई सीरीज में खेली हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें ना, तो जो पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम है, इसमें केवल 2-3 प्लेयर ही थे, यानी कि एक तो सेंटनर थे जिन्होंने 2 मैच में 1 विकेट अभी तक ले रखा है, मिलने के 2 मैच में 2 विकेटें हैं और 2 मैच में 4 विकेटें हैं सोढ़ी के, यानी कि इस सीरीज के पहले यही 3 ऐसे प्लेयर थे जो एक मैच ही केवल खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में। लेकिन बाकी प्लेयरों ने पहला ही मैच खेला जो पिछला खेला, जिसमें जो परफॉर्मर्स थे, चाहे वो टिम रॉबिन्सन हो चाहे वो बेवन जैकब्स, उनके बारे में आपको मैं पीछे बता चुका हूं। तो हेड टू हेड के जो आंकड़े हैं
वो हेल्प आपको करेंगे नहीं कि डैरेल मिचेल को लेकर के जाएँ, टिम साइफर्ट को लेकर के जाएँ या लेकर के जाएँ एडम मिलने को या लेकर के जाएँ यहाँ पर हम जेकब डफी को। हालाँकि जेकब डफी ने उस मैच में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, शानदार 3 विकेटें ली थी, तो यहाँ से आप थोड़ा-सा एक हिंट तो लेके जा ही सकते हैं और इवन ईस्ट सोडी भी खेलते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनेंगे। तो उन दोनों बैटरों को निश्चित तौर पर आप सीधे-सीधे अपनी टीम से इग्नोर करके इनमें से कोई भी बॉलर ही सीधा लेके जा सकते हैं। ये हिंट तो आपको मिल जाता है। लेकिन जब वेन्यू के आंकड़ा देखते हैं ना, तो यहाँ से भी आपको कोई खास हेल्प मिलेगी नहीं, क्योंकि जो भी आंकड़े आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो सारे के सारे इसी सीरीज में खेले गए मैचेस में की गई परफॉर्मेंसेस के ही आंकड़े हैं, जो अभी तक के 2 मैचेस खेले हैं और ये चीज़ आप ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। सिर्फ कंपाइल्ड डेटा यहाँ पर आपके सामने है, जहाँ पर एक बार पहले बॉलिंग करी है, एक बार सेकंड बॉलिंग करी है, वो भी आप वहाँ पर अलग-अलग देख सकते हैं। तो ये जो आंकड़े सारे के सारे हेड टू हेड और वेन्यू के थे, ये आप पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं रीसेंट फॉर्म में, तो निश्चित तौर पर उससे कोई बहुत हेल्प आपको मिलेगी नहीं। लेकिन जो सामने साउथ अफ्रीका की बैटिंग है ना, वो किस तरीके की बॉलिंग पर कमजोर साबित होती है, वो आपको समझाएगी कि अगर इस सोडी खेलते हैं तो लेके जाना है या नहीं, बाकी जेकब डफी खेलते हैं तो लेके जाना है या नहीं, मिलने को लेकर के जाना है या नहीं, बाकी बैटिंग में जो डैरेल मिचेल हैं या टिम साइफर्ट हैं, इनको लेकर के जाए या ना जाए, ये तो आपको न्यूजीलैंड की ही बैटिंग ऑर्डर में जो बैटर्स हैं उनकी कमजोरियों को देख करके समझ में आएगा। जिसमें आप देखेंगे ना कि टिम साइफर्ट एंगीडी की 10 गेंद पर 12 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं और डैरेल मिचेल कोटजे पर एक बार 2 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार आउट हो चुका है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की कमजोरी है और सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं एक बहुत अच्छे जॉर्ज लिंडे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों उतना अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं पाए अभी तक जो भी मैचेस खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और निश्चित तौर पर एक कमजोरी इनकी है। हालांकि उसमें किस इनिंग की बैटिंग है वो भी डिपेंड करता है, तो पहली इनिंग की बैटिंग में आप इनको ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बॉलर्स ज्यादा सेफ होंगे। और वो कौन सा बॉलर, चाहे जेकब डफी हो, चाहे एडम मिलने हो, चाहे वो ईस्ट सोडी हो, जो भी खेले उसके लिए हमको आगे आपको साउथ अफ्रीका का प्लेयर बैटल देखना पड़ेगा। बाकी डेवॉन कॉनवे भी मफाका की गेंद पर आउट हुए थे पहले वाले मैच में, 6 गेंद पर 8 रन बना करके एक बार। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनको भी परेशान करती है। बाकी रचिन रविंद्र ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं, राइट आर्म फास्ट एक्सप्रेस पेस बॉलिंग इनको परेशान करते हैं। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक प्रॉपर कमजोरी रही है न्यूजीलैंड के बैटर्स की, जो कि आपको मार्क चैपमैन के साथ भी दिखाई पड़ेगी। टिम रॉबिन्सन तो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर काफी विकेटें देते हैं और बाकी बेवन जैकब्स तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी आउट होते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग पर भी आउट होते हैं। तो ये चीज कॉमन दिखाई पड़ी है, एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग और एक एक्सप्रेस पेस बॉलिंग अगर कोई है, साथ ही साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, वो तो एक प्रॉपर अगर आप देखें वीकनेस दिखाई पड़ती है पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की बैटिंग ऑर्डर की। और यही एक रीजन भी था कि जो पहला मैच साउथ अफ्रीका ने खेला था ना न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में, उसमें जॉर्ज लिंडे ने कमाल की बॉलिंग भी करी थी। हालांकि उसको आगे देखेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर साउथ अफ्रीका के प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर को देख करके रखिए। जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग की बात हो रही थी, तो जॉर्ज लिंडे एक कमाल के ऑप्शन यहीं से निकल करके आ जाते हैं। और बाकी ये जो बॉलर्स हैं ना, कई सारे बॉलर ट्राई किए गए हैं पिछले मैच में ही, अगर आप देखें तो कुल टोटल 6 बॉलरों ने बॉलिंग करी थी, लेकिन उसमें कॉर्बिन बॉश, नॉन्ड्रे बर्गर और एंगीडी, ये इन तीनों ने 4-4 ओवर पूरे करे थे। पीटर और लिंडे ने 3-3 ओवर करे थे। बाकी पिछले मैच में यानी कि जो पहला मैच होता है इस मैच के पहले, वहां पर मफागा भी खेले थे, कोटजे भी खेले थे और मुथु स्वामी भी खेले थे। तब उन तीनों ने वहां पर 4-4 ओवर की बॉलिंग करी थी। तो यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा एक्चुअली खेलेगा कौन। और बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें तो इस सीरीज के पहले अगर आप देखेंगे तो लुहांडी पटोरिस ने भी डेब्यू किया इस सीरीज में, रुबिन हरमन ने डेब्यू किया, कॉर्बिन बॉश ने भी डेब्यू किया, सेनुरा मुथु स्वामी ने भी डेब्यू किया। तो ये चारों प्लेयर इस सीरीज में डेब्यू कर चुके हैं। इसके पहले कोई इंटरनेशनल T20 मैच खेले नहीं थे, लेकिन जो खेले थे उनका भी आंकड़ा आप देख सकते हैं। लेकिन जो डेब्यूटेंट्स थे या जो पहले खेल भी चुके हैं, फिलहाल इस सीरीज में तो 3 मैचेस हो चुके हैं, तो उन तीनों मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही, तो उसमें अगर आप देखें तो रीजा हेंड्रिक्स तो अभी तक के तीनों मैचेस में फ्लॉप साबित हुए हैं। इवन लुहांडी पटोरिस भी, लेकिन ये जो एक 27 की पारी की रही है इसी सीरीज में, ये इसी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी। तो इसके साथ साथ रेजिव एंडरसन जो पहले 2 मैच में तो चले, लेकिन पिछले मैच में अच्छी पारी खेली, 52 नाबाद की, हालांकि बहुत ही धीमी पारी थी, शायद 42-43 गेंदों पर ये रन इन्होंने बनाए थे। बाकी रुबिन हरमन ने अभी तक के खेले गए 3 मैचेस में 2 शानदार इनिंग्स खेली है। लेकिन एक और चीज इसमें रही है जिसमें ये चले हैं दोनों मैचेस में, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ रही है, लेकिन जहां पर एक बार फ्लॉप हुए 1 रन बना के, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था। और साथ ही साथ उसी तरह से लुहांडी पिटोरियस का देखेंगे तो जो एकमात्र मैच में थोड़ा सा चले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, बाकी दोनों मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ सस्ते में आउट हुए हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। बाकी डेवाल ब्रेविस तो अभी तक किसी भी मैच में खेलो बढ़िया बैटिंग करते दिखाई पड़े हैं। और बाकी जॉर्ज लिंडे जिन्होंने पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 विकेट लिया, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ये चले नहीं, विकेट नहीं मिला, हालांकि बल्ले से 30 रन बनाए, फिर लास्ट मैच में भी विकेट इनको नहीं मिला। लेकिन एक चीज तो देखिए आपने कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक कमजोरी है न्यूजीलैंड के बैटर्स की, तो इनको भी लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। बाकी कॉर्बिन बॉश 2 मैचेस जब इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले तो 2 विकेटें ली, न्यूजीलैंड के खिलाफ तो अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। सिमलेन अभी तक दोनों मैच में नहीं चले हैं। एंकावा पीटर 2 मैचेस खेल करके 2 विकेटें हैं, बर्गर के भी 2 मैच में 2 विकेटें हैं, एंगीडी के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, सेनुरा मुथुस्वामी 1 मैच में 1 विकेट ले पाए हैं, गिराल्ड कोटजी भी 1 मैच खेल करके 17 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था, मफाका भी 1 मैच खेले थे न्यूजीलैंड के ही खिलाफ
और उसमें इन्होंने 2 विकेट लिया था। तो कौन खेलेगा प्लेइंग 11 में एक्चुअली वो भी काफ़ी सारी बातों पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल जो प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ी उसमें रेजी वांडरसन, साथ ही साथ डेवाल्ड ब्रेविस और जॉर्ज लिंडे, तो 3 कम से कम ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप कतई ड्रॉप नहीं करेंगे। और उसी में जैसा हमने प्लेयर बैटल में भी देखा था ना कि चाहे वो नांद्रे बर्गर हो और वो चाहे हो मफाका, दोनों में से जो भी खेलता है वो भी हमारी टीम में आएगा। चूंकि एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर एक दिक्कत रही है साउथ अफ्रीकन बैटर्स को, तो दोनों में से जो भी खेलेगा वो चौथे प्लेयर के तौर पर हमारी टीम में आ जाएगा। अब पांचवा प्लेयर डिपेंड करेगा कि आप कॉर्बिन बॉश को लेकर के जाएं या लेकर के जाएं यहाँ पर लुहान डी प्रिटोरियस को, और या तो आप चाहें तो रुबिन हरमन को भी ट्राई कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक। पहली इनिंग की बॉलिंग है तो कॉर्बिन बॉश को आप ट्राई कर सकते हैं, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो रुबिन हरमन को आप लेकर के जा सकते हैं। लुहान डी प्रिटोरियस थोड़े से निश्चित तौर पर रिस्की जरूर रहेंगे, लेकिन एक चीज तो आपने देखी कि रुबिन हरमन जब 2 मैचेस में चले हैं तो जिम्बाब्वे के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप हुए हैं, लेकिन जब लुहान डी प्रिटोरियस एक मैच में चले हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये आंकड़ा आप वहां पर यूज कर सकते हैं और 5 प्लेयर के तौर पर इन सभी को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि टॉस पर भी बड़ा रोल होगा और पिच कैसी है उसको भी देखना पड़ेगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखने आएंगे तो वही कहानी है जो हमने न्यूजीलैंड के टाइम पर बात करी थी कि ज्यादा मैचेस के आंकड़े है नहीं, इवन एक मैचेस के ही आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, जिसके आंकड़े आप पीछे देख ही चुके हैं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग तो बिल्कुल नहीं चली थी, जिसमें 27 रन लुहान डी प्रिटोरियस ने, डेवाल्ड ब्रेविस ने 35 रन बनाए थे इसी सीरीज के अंदर, और बाकी जॉर्ज लिंडे ने 30 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला था। और बॉलिंग में देखेंगे तो केवल मफाका ने 2-2 विकेट ली थी, बाकी सभी ने केवल 1-1 विकेट लिया था। तो वही हेड टू हेड के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आप पीछे देख चुके हैं। और वेन्यू के भी नंबर्स अगर आप देखें ना तो वही 3-3 मैचेस के या 2-2 मैचेस के देखने को मिलेंगे जो इस सीरीज में परफॉर्म किए गए हैं इन सभी प्लेयर्स के द्वारा, जो कि पहली बार ये लोग इस ग्राउंड पर खेले थे। तो हेड टू हेड और वेन्यू के जो आंकड़े हैं ना वो उतना हेल्प आपको नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो चीज आपको रिसेंट फॉर्म में पता चली चुकी है और रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर तो चीजें आपने समझी थी। बाकी प्लेयर बैटल का आंकड़ा भी अगर आप देख लेना तो रीजा हेंड्रिक्सन जो लेग स्पिन पर फंसते हैं 13 बार आउट हो चुके, 328 रन बना करके। बाकी मिचेल सेंटर ने लास्ट वाले मैच में आउट किया था दूसरी ही गेंद पर। बाकी लुहान डी प्रिटोरियस मैट हेनरी पर आउट होते हैं 8 गेंद पर 13 रन बना करके। रेजी वांडरसन ऑफ स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं। बाकी रुबिन हरमन जेकब डफी की गेंद पर आउट हुए थे पिछले वाले मैच दूसरी ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए हुए। और उसके अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ये भी मैट हेनरी पर आउट हुए थे और जेकब डफी ने आउट किया था जॉर्ज लिंडे को। तो जो एक डाउट था कि बैटर को लेकर के जाएं या कोई एक्स्ट्रा बॉलर लेकर के जाएं, तो निश्चित तौर पर अगर ईस्ट सोडी खेल रहे होंगे तब तो वो भी प्लेइंग 11 में आ सकते हैं आपके न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से, जो वो एक है वीकनेस इनकी। वरना जेकब डफी तो एक शानदार ऑप्शन है ही, तो जेकब डफी को आप ट्राई कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ये चीज हमारे यहाँ पर आते आते क्लियर हो चुकी है। बाकी फिलहाल रचिन रविंद्र और मैट हेनरी ही 2 ऐसे नाम हैं जो आज के इस मैच के फेवरेट और कॉमन कप्तान है, बस कप्तान होंगे। लेकिन उसी में डेवाल्ड ब्रेविस, टीम साइफर्ट और लुहान डी प्रिटोरियस जैसे 3 तगड़े डिफरेंशियल और ग्रैंड लीग के ऑप्शन भी है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं कप्तान है बस कप्तान के तौर पर। बाकी फाइनल टीम आज के इस मैच की क्या बनेगी उस पर अभी तो क्वेश्चन मार्क है। कौन से प्लेयर लेकर के जाने हैं अभी के लिए, जो प्री टॉस टीम हमारी बन पा रही है वो चीज आपको मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी ना वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा ही। तो उन दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए चैनल्स को, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, वीडियो पूरा देख लीजिए, सारी क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जाएगी और शानदार ग्रैंड लीग की टीमें भी बन जाएगी। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।